गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इस सेशन को करने जा रहे हैं। एक्चुअली हमने वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन ढेर सारे मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, अटेंड नहीं कर पाया, तो मुझे उसका रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम वैसे रिकॉर्डिंग करते हैं और अपने व्यूअर्स ऑडियंस के लिए इसको हम शेयर करते हैं। तो हमारा इस वेबिनार का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इस वेबिनार में हम ये वेबिनार हम क्यों कर रहे हैं, इसका मेन पर्पज है कि हम जहां कहीं भी सिंथेटिक वर्क कर रहे हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, चाहे पेंट, पेस्टिसाइड, केमिकल इंडस्ट्री या एनी अदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जहां कहीं भी हो रहा है, वहां पर हमें स्ट्रक्चर इलुसिडेशन की जरूरत होती है। नए मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर कंफर्मेशन की जरूरत होती है। इसलिए हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना चाहिए। मेरे साथ कई बार मेरे कलीग्स या दूसरे दोस्त लोग प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि बोलते हैं इसका सोल्यूशन आप बताओ। जब उनको डिटेल से हम केमिस्ट्री समझाने लगते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स होती, बोलते इतना डिटेल से मुझे केमिस्ट्री नहीं समझनी है, एनएमआर को बेसिक से नहीं समझना, मुझे इतना सिंपल तरीके से बताओ कि हम एनएमआर को आसानी से स्ट्रक्चर को समझ सके, डेटा इंटरप्रेट कर सके। तो इसलिए मैंने ये डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। मुझे आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे इस सेशन के जो स्पीकर रहेंगे, मैं राजन मिश्रा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजुकेटिव। हमारे दूसरे स्पीकर रहेंगे डॉक्टर अंकुश श्रीवास्तव, PhD from BHU Banaras Hindu University, get qualified. He has more than 10 publications in organic synthesis, nanomaterials, नेचुरल प्रोडक्ट, इन सब में इनके अच्छे खासे रिसर्च रहे हैं। ये काफी इंटरेस्टेड हैं एजुकेशनल फील्ड, सिंथेटिक वर्क में काफी इंटरेस्टेड है, इसलिए हमने इनको इनवाइट किया है। मेरा थोड़ा आज का सेशन का स्पीकर मैं हूं, तो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग मुझे अपने बारे में बताना है। मेरा 6+ का एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और मेरा एनएमआर डेटा इंटरप्रिटेशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, इसलिए मैं इस सेशन को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज इस सेशन में हम जिन टॉपिक को समझेंगे वो है जिस टॉपिक को समझेंगे वो है सबसे पहले एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इसका एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, कैसा दिखता है, इसका रिसर्च और इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है। फिर हम इसके बाद बेसिक से समझें कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, इसको कैसे समझा जाता है, केमिकल शिफ्ट क्या होता है, शिल्डिंग डीशिल्डिंग क्या होता है, और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझाते हैं। तो हमने 2 सेशन रखा था 30 मिनट्स के, तो उसमें हमने इसको समझा था। चलिए हम आगे यहाँ से आप शेयर करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा नाम से क्लियर है, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर किसकी प्रॉपर्टी है? न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है। एक न्यूक्लियस होना चाहिए जो ये प्रॉपर्टी शो करे। जब उस न्यूक्लियस को हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में रखते हैं और उसके बाद उसको रेजोनेंस शो करता है। रेजोनेंस फिजिक्स का रेजोनेंस आपने जो क्लास 12th में, 11th 12th में, +2 में शायद आपने पढ़ा होगा या उसके पहले। तो रेजोनेंस कैसे, जब कोई रेडिएशन दी जाती है किसी भी मॉलिक्यूल्स को, किसी भी सिस्टम को, तो वो रेजोनेंस शो करता है। तो ये रेजोनेंस यहाँ पर जो रेडिएशन दी जाती है वो रेडियो वेव दी जाती है। तो जब एनएमआर एक्टिव न्यूक्लिया, ऐसा न्यूक्लिया जो एनएमआर शो करता है, वो कौन से शो करते हैं हम आगे डिस्कस करने वाले। ऐसे न्यूक्लिया जो एनएमआर शो करते हैं जब उसको हाई फील्ड स्ट्रेंथ के मैग्नेट के पास रखा जाता है और रेडियो वेव पास कराया जाता है, तो वे एब्जॉर्प्शन री इमिशन के कॉन्सेप्ट के आधार पर, प्रिंसिपल के बेस पर हमें एक डेटा मिलती है जिसे हम स्पेक्ट्रोग्राम कहते हैं। इस पूरे स्टडी को, साइंस की इस ब्रांच को हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इसके द्वारा हमें क्या फाइंड आउट मिलता है? हमें किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम का रीअरेंजमेंट, उसकी कनेक्टिविटी, फंक्शन ग्रुप कौन कौन से लगे हुए हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू फाइंड आउट होती है, इसके थ्रू हमें मिलती है। चलिए, ये तो हमने इसका बेसिक डिफिनेशन समझ लिया कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। हम आगे समझते हैं
कि सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका क्या यूज है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका एप्लीकेशन अगर बात करें तो कोई भी नया मालिक्यूल्स बनाते हैं या पुराने मालिक्यूल्स कोई है तो उसके कंफर्मेशन के लिए, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी भी मालिक्यूल के स्ट्रक्चर कंफर्मेशन के लिए उसकी प्योरिटी को काफी हद तक आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो कि मालिक्यूल्स कितना प्योर है, कितनी कंसंट्रेशन उसकी अवेलेबल है। रिएक्शन रिएक्शन मॉनिटर के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। साथ साथ स्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी, मालिक्यूलर कनेक्टिविटी, मॉलिक्यूल के अंदर एटम की या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के कनेक्टिविटी यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री को फाइंड आउट करने के लिए एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज ड्रग डेवलपमेंट में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मटेरियल साइंस, बायोकेमिकल रिसर्च, पेंट इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री और ऐसे सारी जगह जहां पर सिंथेटिक वर्क किया जाता है वहां पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि हमने समझा कि एनएमआर क्या होता है, उसका यूज क्या है। अब ये समझते हैं कि उसको कैसे दिखाया जाता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को 2D में दिखाया जाता है, एक्स और वाई एक्सिस पर इसको दिखाया जाता है। एक्स एक्सिस पर जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, री इमिट करने के बाद हमें जो डेटा मिलती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसको हम एक्स एक्सिस पर डिनोट करते हैं। उसकी पीपीएम में जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसकी वैल्यू इस तरीके से डिनोट की जाती है। वाई एक्सिस पर उसका फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, इसको वाई एक्सिस पर डिमोन्स्ट्रेट किया जाता है। आपके साथ स्ट्रक्चर यहाँ पर जो CH3 का है 1.2 पर ये एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो ये बताता है कि 1.2 ppm इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। OH का आपको 2.6 पर दिखा, CH2 ग्रुप जो लगा हुआ है उसका यहाँ पर 3.5 to 4.5 के बीच में ये दिख रहा है। तो ये ग्रुप क्या हो सकता है, इसका आइडेंटिफिकेशन हम इस तरीके से समझ सकते हैं। वो किसके द्वारा समझ सकते हैं, वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा समझ। इसको भी हम आगे ऐसा क्यों आए ये आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए हम आगे समझते हैं। ये तो हमने समझा है कैसा होता है। अब इंडस्ट्री में क्या इसका एप्लीकेशन है हम समझे, हमने पढ़ना है तो ठीक है। अगर हम एकेडमिक में के स्टूडेंट से सवाल करते तो बोलते सर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है इसलिए हमें पढ़ना है। लेकिन इंडस्ट्री के पर्सनल से हम ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका हमारे कैरियर अपॉर्चुनिटी में तो बहुत ज़्यादा यूज है। और कैसे है, जब आपको ये सारी चीज़ें आएंगी, एनएमआर का एप्लीकेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा तो आपको सैलरी हाइक और आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो कैरियर में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेंगी। चलिए समझते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में इसका यूज किया जाता है। इसके द्वारा स्ट्रक्चरल आइसोमर को फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके अलावा इस डायस्टेरियोमर्स को, सिस ट्रांस को इसके द्वारा फाइंड आउट किया जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको हम समझ सकते हैं। एरोमेटिसिटी अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, इसको भी हम एनएमआर डेटा के बेस पर समझ सकते हैं। उस मॉलिक्यूल्स में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं तो उसके बारे में भी काफी हद तक हम आइडिया लगा सकते हैं, प्योरिटी को समझ सकते हैं और रिएक्शन मॉनिटरिंग को भी आसानी से एनएमआर स्पेक्ट्रोग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं। यानी कि इंडस्ट्री और रिसर्च एंड इंडस्ट्री में एनएमआर स्पेक्ट्रोग्राम का बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनएमआर के अलावा दूसरा कोई ऐसा टूल्स नहीं है जो स्ट्रक्चरल इल्यूसिडेशन के लिए इतने अच्छे से बता सके। आप आईआर मास को नहीं कर सकते, आईआर और मास एनएमआर का सपोर्टिंग टूल्स हैं। लेकिन एनएमआर, आप आईआर से फंक्शन ग्रुप को केवल समझ सकते हैं। अगर हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं तो आप मास से इजिली आप समझ सकते हैं। लेकिन वैसे स्ट्रक्चर कंफर्मेशन के लिए एनएमआर एनएमआर के द्वारा काफी हद तक आइडिया लग सकता है। प्लस आप मास और आईआर के द्वारा आप 100% श्योरिटी से बता सकते हो स्ट्रक्चर कैसा है। तो एनएमआर का कोई रिप्लेसमेंट न होने की वजह से एनएमआर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है रिसर्च और इंडस्ट्री में। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि एनएमआर का एप्लीकेशन क्या है। अब चलिए हम डिटेल से समझते हैं, बेसिक समझते हैं कि एनएमआर कैसा होता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम किसी भी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। इसमें किसी भी सैंपल को, कंपाउंड को एक हाई फील्ड स्ट्रेंथ के मैग्नेट में रखा जाता है और
और जिसके द्वारा जैसे फील्ड स्ट्रेंथ में रखा जाए तो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, फिर इस पर रेडिएशन पास कराया जाता है और हमें डेटा फाइंड आउट होता है। कंसीडर कीजिए इस इमेज को आप देखिए, वैसे हमारा न्यूक्लियस इस तरीके से रैंडमली अरेंज होता है, अरेंज नहीं कर सकते, वैसे ही बिखरा होता है। जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जो न्यूक्लियस होता है क्वांटाइज हो जाता है, एक क्वांटाइज हो जाता है न्यूक्लियस। फिर इसमें रेडियो वेव पास कराते हैं, रेडियो वेव पास कराते हैं तो जो क्वांटाइज ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, फिर एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आते हैं। वो टाइम लगता है 10⁻⁹ सेकेंड का, जिसको आप जेब्लॉन्स्की डायग्राम के थ्रू आपने इसको ऐसा पढ़ा भी होगा कि एक्साइटेड स्टेट में किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की एग्जिस्टेंस नैनो सेकेंड में होती है। जब ये वापस आता है, इसको एनर्जी एच न्यू एनर्जी देने पे ग्राउंड से एक्साइटेड में गया, वापस एक्साइटेड से ग्राउंड में आया तो एक एनर्जी एच न्यू डैश, थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी इमिट करता है। इसको हम एक रिसीवर पर कैच करते हैं, उसको रीड करते हैं और उसके बेस पर हम डेटा देते हैं, जिसको एनएमआर स्पेक्ट्रोग्राम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद इमिशन का प्रोसेस हुआ। तो एब्जॉर्प्शन इमिशन के थ्रू हमें एक डेटा मिलती है जिन्हें एनएमआर स्पेक्ट्रोग्राम कहते हैं। आपको इतना आसानी से समझ में आया होगा। चलिए हम आगे समझते हैं। अब ये हमने समझा कि एनएमआर क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल समझा। एनएमआर को जब मैंने एक्सप्लेन कर रहा था पिछले स्लाइड्स में, तो उसमें हमने आपको बताया था एनएमआर का मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। और न्यूक्लियस मैंने बोला था न्यूक्लियस ऐसा होना चाहिए जो एनएमआर एक्टिव हो। तो ये कौन से न्यूक्लियाई होंगे जो एनएमआर एक्टिव होंगे, ये हमें एनएमआर को समझने के लिए सबसे पहले तो ये हमें समझना है कि कौन से न्यूक्लियाई होंगे जो एनएमआर एक्टिव होंगे। समझिए, सबसे पहले न्यूक्लियस जो बना होता है, न्यूक्लियस वो किससे बना होता है, वैसे ढेर सारे मोर देन 300 पार्टिकल से बने होते हैं, लेकिन जल्दी ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। इसकी एक स्पिन क्वांटम नंबर आई होती है जो रिजल्टेंट स्पिन को बताती है। अब अगर मास नंबर प्रोटॉन नंबर ऑड हो और न्यूट्रॉन नंबर ऑड हो तो उसका आई की वैल्यू 1 2 3 नेचुरल नंबर के फॉर्म में होती है। इसका एग्जांपल ड्यूटेरियम इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन है, उस कंडीशन में आई की वैल्यू हाफ इंटीजर के फॉर्म में होती है। इसका एग्जांपल 1h प्रोटॉन है, प्रोटॉन एनएमआर होता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड है, उस कंडीशन में भी आई की वैल्यू हाफ इंटीजर होती है। इसका एग्जांपल 13c एनएमआर होती है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन हो, उस कंडीशन में आई की वैल्यू 0 होती है, रिजल्टेंट आई की वैल्यू 0 होती है। इसका एग्जांपल ऑक्सीजन 16 होता है। तो इस टेबल के बेस पर हमें समझ में आया कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर अगर ऑड है तो एनएमआर एक्टिव होंगे, और अगर मास नंबर इवन है तो दो क्राइटेरिया है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की वैल्यू अगर ऑड है तो एनएमआर एक्टिव होंगे, अगर दोनों इवन है तो उस कंडीशन में एनएमआर इनएक्टिव होगा। इतना आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब एक सवाल आपके मन में आता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑड होने पर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड होने पर ही ऐसा क्यों होता है। आप इसको नोट कर चुके होंगे, चलिए हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में आप पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को आप समझते हैं कि सबसे पहले सब ऑर्बिटल में ये सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हो जाते हैं, उसके बाद पेयर्ड होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस की साइज छोटी होने पर, जस्ट आपको समझाने के लिए, टेक्निकली नहीं समझा रहे, जस्ट वैसे आपको समझाने के लिए इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियस के केस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी साइज कम होने की वजह से ये क्या होते हैं, जैसे इवन नंबर में होते हुए पेयर होने लगते हैं। ठीक है, हर ईच न्यूक्लियस के लिए आई की वैल्यू हाफ आप कंसीडर कीजिए। अगर ऑड है तो ऑड का मतलब इवन प्लस
1। तो जितने इवन होंगे वे पेयर हो जाएंगे, उनके लिए आई की वैल्यू रिजल्टेंट 0 होगी। जो अनपेयर्ड होंगे उनके लिए हाफ आएगी। तो प्रोटॉन्स ऑड है तो इनके लिए हाफ, दूसरे प्रोटॉन के लिए हाफ आएगी। ए इंटीजर के फॉर्म में 1 2 3 4 इस फॉर्म में होंगे। जिनके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑड होंगे, हाफ इवन होगा, वो पेयर्ड हो जाएंगे 0, रिजल्टेंट हाफ होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इवन है तो रिजल्टेंट आई की वैल्यू 0, न्यूट्रॉन्स ऑड है तो हाफ होगा और रिजल्टेंट हाफ इंटीजर के फॉर्म में होगा। रिजल्ट अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन है तो रिजल्टेंट आई की वैल्यू 0, न्यूट्रॉन्स के लिए भी रिजल्टेंट आई की वैल्यू 0 होती है, और ओवरऑल जो इनका सम आएगा वो भी 0 के फॉर्म में होगा। इसका एग्जांपल 16 ऑक्सीजन होते हैं। ये जो आई की वैल्यू कैसी आती है, जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क, एंटी क्वार्क और ऐसे चीजें होती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनसे बने होते हैं। तो इसके बेस पर आप इसको समझ सकते हो, लेकिन आप इस सेशन के लिए इतना समझिए। हम आगे अगले स्लाइड पर डिस्कस करते हैं। हमने समझा कि कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव होते हैं, ये समझा। चलो एक प्रैक्टिस करते हैं। ये प्रॉब्लम आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। Among the following the NMR inactive nucleus कौन कौन से हो गए? पहला है नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। हमने बताया कि अगर मास नंबर ऑड होगा तो एनएमआर एक्टिव होंगे, यानी ये दोनों एनएमआर एक्टिव होंगे। जो हमारा क्वेश्चन अराइज किया गया उसके अकॉर्डिंग ये दोनों गलत ऑप्शन होंगे, क्योंकि एनएमआर इनएक्टिव है, नहीं एनएमआर एक्टिव है। अब ऑप्शन ए एंड सी बचा। अब ये मास नंबर अगर इवन है उस कंडीशन में दूसरी क्राइटेरिया नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड होना चाहिए। इसके लिए दोनों 7 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है, तो ए एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा क्योंकि एनएमआर एक्टिव हो गया। ठीक है। मैग्नीशियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 12 होगा। मास नंबर अगर इवन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है, उस कंडीशन में न्यूक्लियाई एनएमआर इनएक्टिव होगा। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम आगे समझते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं। इस बेसिस पर हम ये समझते हैं कि हमने समझा कि कौन से न्यूक्लियाई एनएमआर क्या होते हैं, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई कौन कौन से होते हैं, हम ये समझ गए। अब इस बेस पर एनएमआर को समझने की सुविधा के लिए, आसानी के लिए एनएमआर को थ्री क्लासेस में, 3 कैटेगरी में हमने डिजाइन किया है, कैटेगराइज किया है। ये डिपेंड करता है एजुकेटर के ऊपर, वो किस तरीके से इसको समझा पाते हैं। तो मैं इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारे होते हैं 1H एनएमआर, 13C एनएमआर और इनऑर्गेनिक एनएमआर। 1H एनएमआर हमें बताता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे और केमिकल इन्वायरमेंट प्रोटॉन्स का कैसा है। हमें केवल प्रोटॉन के बारे में पता लगा, यानी किसी बॉडी के पार्ट्स किधर है, हाथ किधर है, पैर किधर, ये सारे कान किधर, ये सारी चीजें पता लगी, लेकिन एक स्केलेटन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो हमें जरूरत हुई एक दूसरे एनएमआर को, जिसे हम 13C एनएमआर कहते हैं। 13C एनएमआर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के कार्बन फ्रेमवर्क या कार्बन स्केलेटन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो हमें कार्बन स्केलेटन के बारे में पता चल गया, कार्बन स्केलेटन कैसा है। इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन हो गया। प्रोटॉन्स के केमिकल एनवायरनमेंट के बारे में हमें मालूम हो गया। अब हमें ये भी मालूम हो गया कि प्रोटॉन्स के केमिकल एनवायरनमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। इस तरीके से अगर हमें मालूम हो गया तो हम आसानी से पता कर सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसा है। तो 1H सबसे ज्यादा यूज होने वाले एनएमआर टेक्निक है, फिर 13C। बाकी इनऑर्गेनिक एनएमआर जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, फ्लोरीन, टीन और दूसरे एनएमआर के एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई के बेस पर जो एनएमआर स्टडी किया जाता है, उसका यूज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, इसको नेचुरल प्रोडक्ट और मटेरियल साइंस में, नेचुरल प्रोडक्ट और मेटल साइंस में इनका स्टडी किया जाता है। हम आगे समझते हैं। अब एनएमआर को समझने के लिए कैसे समझें? तो एनएमआर को समझने के लिए हमें केमिकल शिफ्ट को समझना होगा। केमिकल शिफ्ट एक फिंगरप्रिंट टूल होता है, फिंगरप्रिंट कॉन्सेप्ट होता है। इसके द्वारा ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा शिफ्ट, हमारा पीक कैसा आ रहा है, प्रोटॉन कहाँ पे है, 13C कार्बन किस तरीके से कार्बन है, कितने टाइप्स के कार्बन, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है।
और फिर केमिकल शिफ्ट को कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडाइजेशन, एनआइसोट्रॉपिक, ये इसको अफेक्ट करते हैं। फिर हम एक टेबल समझते हैं कि केमिकल शिफ्ट की एक टिपिकल वैल्यू, एक जनरल केमिकल शिफ्ट वैल्यू कितनी होती है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अगले साइड पर समझते हैं केमिकल शिफ्ट क्या होता है। किसी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कोई किसी भी मॉलिक्यूल्स को आपने इस पर हाई मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा, रेडियो वेव आपने यहाँ से पास कराया, रेडियो वेव पास कराने के बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, री इमिट किया, जितना एब्जॉर्ब किया एनर्जी उस सॉल्वेंट के, जो सॉल्वेंट हमने यहाँ टीएमएस लिखा है, टेट्रामेथाइल के रिस्पेक्ट में लिखा है, तो जिस सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में जितना वो एनर्जी हर्ज में एब्जॉर्ब करती है, उसका मशीन स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आती है उसको डेल्टा वैल्यू कहते हैं। तो अब मान लो इसने हर्ज में एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब किया और मेगा हर्ज मशीन का स्ट्रेंथ था, तो इसका यूनिट क्या होगा, 1/m। m क्या होता है, मिलियन, तो इसका यूनिट क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन। इसलिए डेल्टा वैल्यू इसकी यूनिट क्या होती है, पार्ट्स पर मिलियन। ये रिलेटिव होता है, रेशियो होता है, ठीक है। तो ये केमिकल शिफ्ट होता है। हम आगे समझते हैं कि टिपिकल केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या होती है। तो केमिकल शिफ्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो केमिकल शिफ्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो, ठीक है, ये अलग अलग पीक हैं, मान लो इनका हाइट 1, इसकी हाइट 2, इसकी इसकी हाइट 4 है, इस तरीके हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। उस समय ये बताएगा कि ये जो प्रोटॉन है 1 2 4 के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से हमारा पीक है, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो अगर इसको 0 to 12 हम 0 to 12 समझे, तो डेल्टा वैल्यू पर जो डाउनफील्ड, इसको अगर हम समझे तो जो अपफील्ड होते हैं, यानी कि जिनकी डेल्टा, जो हाईली सिल्डेड होंगे उनकी डेल्टा वैल्यू कम आएगी, जो डी सिल्डेड होंगे उनकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा आएगी। क्या होते हैं सिल्डेड डी सिल्डेड, इसको भी हम स्लाइड में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि टिपिकल डेल्टा वैल्यू क्या होती है। ये टिपिकल डेल्टा वैल्यू 0 to 12 के बीच में इसकी टिपिकल डेल्टा वैल्यू होती है। इसमें हमें एक चीज समझ में आ गया कि जितने भी sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं उनका 0 to 2 के बीच में होता है। कीटोन और एस्टर से अटैच जो कार्बन होते हैं, उनके पास जो हाइड्रोजन होते प्रोटॉन होते हैं, उसका जनरली 2 to 3 होता है। किसी हेट्रो एटम से जुड़े हुए ग्रुप्स होते हैं, उनका जनरली 3.5 to 4.5 के बीच में होता है। एल्कोहल्स और अमीन जिनमें रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स होते हैं, आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसे प्रोटॉन होते हैं, उसका 0.5 to 5.5 के बीच में उनके प्रोटॉन्स वैल्यू आते हैं, उनके डेल्टा वैल्यू आते हैं। अगर अल्किन्स ग्रुप हैं तो उनके जनरली 4.5 to 6.5 के बीच में आते हैं। एरोमेटिक रिंग के प्रोटॉन्स जो होते हैं वे डिपेंड करते हैं उसके ग्रुप, उसके साथ कैसे ग्रुप होते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू वैरी करती है 6.5 to 8.5 के बीच में। एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो से अटैच जो प्रोटॉन्स होते हैं, इनकी वैल्यू, एल्डिहाइड की जनरली वैल्यू 9 to 10 होते हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड के जो वैल्यू होते हैं 10.5 to 12 होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो वैल्यू 0 to 12 के बीच में आए, ये वैल्यू डिपेंड करता है कि उसके नेबर में कैसे ग्रुप होते हैं। तो माइनस में भी वैल्यू आ सकती हैं और बियॉन्ड 12 आते हैं, 12 के बाद भी वैल्यू आ सकती हैं डेल्टा वैल्यू, और डिपेंड करता है प्रोटॉन के बगल में कैसे ग्रुप लगे हुए हैं। आप पूछो कि इसके एग्जाम्पल दो, हम अगले स्लाइड में इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पूरे ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सील्डिंग, जो केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं, तो उसको समझने से पहले हमें सील्डिंग और डी सील्डिंग को समझना होगा। तो अगर कोई भी प्रोटॉन है, उस न्यूक्लियर, हम 1h के रिस्पेक्ट में यहाँ समझते हैं, तो किसी भी न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन न्यूक्लियस, प्रोटॉन के चारों तरफ, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, मान लो कोई ये न्यूक्लियाई है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में अगर मूविंग पार्टिकल है, तो आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती, मूविंग पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का या अपोज करता है या तो उसको सपोर्ट करता है। तो अगर उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो ये अपोज करते हैं, और
जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उससे कम हमारा न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फील करता है। उसमें स्प्लिटिंग, उसमें ग्राउंड टू जो स्प्लिटिंग होती है वो कम होती है, वो कम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। डी सिलेंडर में क्या होता है, रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना अप्लाई होता है उसको ज्यादा फील करता है, और वे ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। क्वांटाइज ज्यादा हो तो इसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होते हुए एनर्जी फील्ड को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, उसकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा आती है। इसको और अच्छे से ग्राफ के द्वारा समझते हैं। कंसीडर कीजिए, यहाँ पे कंसीडर कीजिए कि कोई भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पर ए और बी न्यूक्लियस हम कंसीडर करते हैं। ए के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली कम है, बी के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली ज्यादा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होने पर इसका जो रिजल्टेंट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम से कम अफेक्ट करेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियन बी जो होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होंगे वे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ज्यादा अपोज करेंगे। तो न्यूक्लियस कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम फील करेगा, इसकी वजह से उसमें जो स्प्लिटिंग होगा, कम स्प्लिटिंग होगा, वो एनर्जी को कम एब्जॉर्ब करेगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट शिल्डिंग और डी शिल्डिंग का। अब हम इसका इम्पैक्ट क्या होता है इसको हम समझेंगे आगे आने वाली स्लाइड में। एक कहानी से चलो इसको समझ लेते हैं। कोई भी एक सोसाइटी है, एक सेक्टर है जहां पर ढेर सारे प्लांट वुड के बने हुए, लकड़ी के बने हुए घर हैं। कुछ के पास ट्रीज हैं, कुछ के पास ट्रीज नहीं है। तो अब यहाँ पर तेज हवा का झोंका, कोई भी तेज से तूफान आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिसके पास किसी पेड़ का सपोर्ट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि जो हवा का झोंका है उसका, उसमें ज्यादा उसके ऊपर अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, शील्ड कर रहा है वो ट्रीज। लेकिन जिसके चारों तरफ कोई भी ट्रीज नहीं है, वे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी हवा के झोंके को ज्यादा फील करेगा। हो सकता है उसके फ्लो में वो बह भी जाए। तो यहाँ पर समझना है जो हवा का झोंका है, जो तूफान है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी है। जो ट्रीज है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जो यहाँ पर घर है वो न्यूक्लियस है। तो जिस न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा शिल्डेड होंगे, उनके ऊपर मैग्नेट का कम से कम इम्पैक्ट होगा। हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या इम्पैक्ट होता है केमिकल शिफ्ट पर। जैसे जितना इलेक्ट्रॉन, आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे लगेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के प्रॉपर्टी होते हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो न्यूक्लियस के पास अगर इलेक्ट्रॉन, दूसरा न्यूक्लियस है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, उस कंडीशन में वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा फील करेगा, वो डी शिल्डेड होगा। तो डी शिल्डेड, डेल्टा वैल्यू ज्यादा। यहाँ पर कोई भी ये सेम केमिकल एनवायरमेंट है, कोई भी ऐसा केमिकल एनवायरमेंट नहीं है जो इसकी डेल्टा वैल्यू को अफेक्ट करे, तो इनकी 0.29 डेल्टा वैल्यू आती है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होंगी, इसलिए इसकी डेल्टा वैल्यू ज्यादा आएगी। यहाँ पर ऑप्शन सी में दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से हाईली डीसिलेटेड होंगे, इनकी डेल्टा वैल्यू कितना आएगी, 5.30 आती है। थ्री इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होने की वजह से इतना ज्यादा डीसिल्डेड होते हैं कि एरोमेटिक रिंग से भी ज्यादा डीसिल्डेड होते हैं, इनकी डेल्टा वैल्यू 7.27 आती है। इसी प्रकार से किसी भी न्यूक्लियस से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस प्रकार से ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आप जानते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड इस तरीके से है। तो अगर किस तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या जितने ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा उसकी डेल्टा वैल्यू उसी प्रकार से डीसिल्डेड होगी, ज्यादा डीसिल्डेड होगी, डेल्टा वैल्यू ज्यादा आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हम अगले स्लाइड को समझते हैं। एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, हम इसको सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा डबल बॉन्ड होता है, इस तरीके से डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है, पाई बॉन्ड इस तरीके से अबव द प्लेन होती है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस प्रकार से सर्कुलेट करता है अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो उस प्लेन के पाई बॉन्ड जहां पर उसके अबव और बिलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो शिल्डेड रीजन होता है, और वहां पर अगर कोई मॉलिक्यूल्स, कोई भी प्रोटॉन्स आते हैं तो वे हाईली शिल्डेड होंगी, उनकी
डेल्टा वैल्यू कम होगी। बेंजिंग रिंग को कंसीडर करें तो बेंजिंग रिंग भी ठीक इसी तरीके से उसका प्लेन होता है। तो उसके अबव द प्लेन बिलो द प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत तेजी से सर्कुलेट होता है, और 6 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह हाईली शिल्डेड होते हैं। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस तरीके से यहाँ पर कार्बन कार्बन से कोई भी प्रोटॉन जुड़े हुए हैं, तो उनका डेल्टा वैल्यू इवन कितना शिल्डेड होगा कि इनकी डेल्टा वैल्यू माइनस में, नेगेटिव में आएगी। तो ये आपको आइडिया लग गया इन आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, हम आगे समझते हैं इसको। जितना ज्यादा शिल्डेड होगा उसकी डेल्टा वैल्यू जीरो के करीब आएगी, टुवर्ड्स जीरो आएगी। हाईली शिल्डेड होने की वजह से उनका डेल्टा वैल्यू 12 की तरफ आएगी, या बियॉन्ड 12 भी जा सकती है। इस चीज को आप याद रखिएगा। सेम जैसे मैंने आपको यहाँ पर ओलेफिनिक रिंग का, कीटोनिक ग्रुप का सेम आएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड का नेचर होता है अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से वो शिल्डिंग हुए। फिर आपको डाउट होता है कि जो टर्मिनल अल्काइन होते हैं इनसे जुड़े हुए ग्रुप, इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो लाइन की तरफ होता है। इसलिए ये उस लाइन में जितने भी प्रोटॉन्स आएंगे वो हाईली शिल्डेड होंगे, और उनकी डेल्टा वैल्यू इवन के CH3 प्रोटॉन से भी कम आएगी। ऐसा इसलिए होता है, उनका उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऐसा होता है कि उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स लाइन होती है। वो एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से उस टर्मिनल एल्काइन के जो प्रोटॉन्स होते हैं हाईली शिल्डेड होते हैं। चलिए हम आगे समझते हैं। कुछ एग्जांपल हम यहाँ आपके साथ अच्छे एग्जांपल लेकर आए, आप समझिए। एनुलिंग रिंग में, ये सभी एनुलिंग रिंग में ये एरोमेटिक रिंग है। इसमें जो एक्सटर्नल प्रोटॉन है बाहर टुवर्ड्स रिंग, आउट ऑफ द रिंग जो प्रोटॉन्स है वे हाईली डीसिल्डेड होने की वजह से उनका डेल्टा वैल्यू 8.9 आएगा। जो इनर प्रोटॉन है वे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ये क्या होंगे, हाईली शिल्डेड होंगे। इतना शिल्डेड होंगे इनकी वैल्यू -2 तक आती है, 1.8 आती है। पोरफायरिंग रिंग की बात करें तो इनर जो प्रोटॉन है इसकी वैल्यू हाईली शिल्डेड होने की वजह से इनकी वैल्यू -2 ppm आएगी। जो एक्सटर्नल प्रोटॉन है इनकी वैल्यू -8 ppm आएगी। एक एग्जांपल जो मैंने पिछले स्लाइड में आपसे शेयर किया बेंजिंग रिंग का, बेंजिंग रिंग के अबव द प्लेन है तो ये रिंग करंट में होने की वजह से इस प्रोटॉन का डेल्टा वैल्यू -1 ppm आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो इस प्रकार से पाई बॉन्ड है, इनके रिंग करंट की वजह से, इनके रिंग करंट में यानी हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन होने की वजह से वो हाईली शिल्डेड होते हैं। अब मैंने आपसे एक बात बोला था जब एप्लीकेशन में बता रहा था, तो इसके द्वारा एरोमेटिक रिंग है कि नहीं है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो एनोलिन, जो एरोमेटिक एनोलिन होते हैं उसमें इनर इनर प्रोटॉन हाईली शिल्डेड होने की वजह से वो -1.8 आते हैं, आउटर प्रोटॉन हाईली डीशिल्डेड होने की वजह से 7.9 होते हैं। लेकिन अगर एंटी एरोमेटिक है तो उस कंडीशन में ये प्लेन में नहीं होते। उस कंडीशन में इनके इनर प्रोटॉन लेस शिल्डेड होते हैं। इनका 5.9 जितना जल्दी डबल बॉन्ड रीजन का आता है उससे थोड़ा सा ज्यादा है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, लेकिन आउटर प्रोटॉन का 7.9 डी शिल्डेड होने की वजह से। तो ध्यान देना यहाँ रिंग करंट जैसी कंडीशन नहीं प्रोड्यूस हो पाती, इसलिए एंटी एरोमेटिक के जो प्रोटॉन होते हैं, इनर प्रोटॉन होते हैं, उनकी डेल्टा वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 के बीच में आती है। लेकिन एरोमेटिक प्रोटॉन का इनर जो प्रोटॉन्स हैं, इनर अगर प्रोटॉन पॉसिबल है उस कंडीशन में उनकी डेल्टा वैल्यू हाईली शिल्डेड होने की वजह से नेगेटिव में आती है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके से होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए डेल्टा वैल्यू रिलेटिवली कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए डेल्टा वैल्यू रिलेटिवली ज्यादा होता है। स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होता है, स्प्लिटिंग पैटर्न हम समझते हैं। स्प्लिटिंग पैटर्न, हम एथाइल ब्रोमाइड को अगर कंसीडर करते हैं, एथाइल ब्रोमाइड
CH2 के बगल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 3 हैं। तो 3 का CH2 के बगल में जो CH3 प्रोटॉन है, इसके प्रोटॉन का अलाइनमेंट इस 4 तरीके 1 3 3 1 के रेशियो में होता है। ऐसा क्यों होता है मैं आगे पास्कल ट्रायंगल में समझाऊंगा। प्रोटॉनिक अलाइनमेंट की वजह 4 तरीके से प्रोटॉनिक अलाइनमेंट होने की वजह से CH2 सबसे पहले इस तरीके से एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में होते हैं, लेकिन सब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से अलाइन होते हैं। लेकिन जो इंड्यूस मैग्नेटिक सब मैग्नेटिक फील्ड CH3 का क्रिएट होता है, उसकी वजह से ये 4 सब एनर्जी लेवल में डिवाइड हो जाते हैं और हमें इसका CH2 का CH3 की वजह से क्वार्टेट पीक मिलता है। सेम CH3 का भी CH2 की वजह से हमें ट्रिपलेट मिलता है। ये 1:2:1 में होते। ये कैसे होते हैं हम आपको अगले स्लाइड में समझाते हैं। चलो एक प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। Ha जो प्रोटॉन है, इसके बगल में अगर केवल वन प्रोटॉन है तो उसकी वजह से N+1 रूल अप्लाई होता है। इसमें डबलेट आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 उसके नेबर में है, +1 डबलेट आएगा। Hb के नेबर में भी 1 प्रोटॉन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 +1 डबलेट आएगा। 1 2 3 4 इसको नंबरिंग कर देते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। Ha के बगल में अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है तो 2 + 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 आएगी। जबकि बी के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो इसकी डबलेट आएगी, 1 + 1 इसका डबलेट आएगा बी के रिस्पेक्ट में। हम HA के 2 प्रोटॉन्स हैं और दोनों सेम इक्विवेलेंट है और 2 HB के 2 प्रोटॉन सेट हैं। तो HA के रिस्पेक्ट में अगर नेबर में 2 सेट ऑफ प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो ये 2 + 1 नेबर होने की वजह से एक ट्रिपलेट देगा। सेम HB के नेबर में 2 प्रोटॉन है, 2 इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन है, 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो इसका 2 + 1 3 ट्रिपलेट आएगा, इसका ट्रिपलेट आएगा। अगर HA की बात करें तो इसके बगल में 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो इसकी वजह से इसका 3 + 1 यानी क्वार्टेट आएगा। जबकि HB के नेबर में 1 प्रोटॉन है तो 1 + 1 डबलेट आएगा। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेचर में जो सारी चीजें, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पास्कल ट्रायंगल को डिनाई करे। जिसका क्रिएशन होता है, जिसका एग्जिस्टेंस नेचर के द्वारा होता है, चाहे प्लांट्स में लीव आते हैं, जो पत्तियां आती हैं, या तो फ्लावर्स के शेप होते हैं, ये सारी चीजें, बच्चों का जन्म से लेके उस सारी चीजें जो नेचर में होने वाली घटनाएं होती हैं, वे सब पास्कल ट्रायंगल को फॉलो करती है, इस रेशियो को फॉलो करती है। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको बताया गया है। तो कंसीडर करते हैं कि अगर किसी भी प्रोटॉन के, इससे लगा हुआ प्रोटॉन है, इसके बगल में नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, तो अगर यहाँ हम इसको नंबर 0 1 2 3 4 5 6, उसके बगल में कोई प्रोटॉन नहीं है तो उसका सिंगलेट एक पीक आएगा। उसके बगल में 2 प्रोटॉन है, उसके बगल में 1 प्रोटॉन है तो 1 की वजह से 1 1 के रेशियो में आएगा, N+1, यानी कि जो प्रोटॉन आएंगे उनकी 1 और 1 रेशियो में इनका पीक पैटर्न आएगा। लेकिन अगर उसके बगल में नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है तो उस कंडीशन में उसको किस रेशियो में, उसका ट्रिपलेट आएगा। और जो पीक का रेशियो होता है 1 2 1 होती है। पीक की हाइट 1 2 1 के रेशियो में होगी और एक ट्रिपलेट आएगा। ऐसा हमें पास्कल ट्रायंगल से आइडिया लग जाता है। चलिए हम आगे समझते हैं। अगर कार्बन से कोई भी प्रोटॉन है, उसके नेबर में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, उस कंडीशन में वो क्वार्टेट देगा। उसका रेशियो क्या आएगा, 1 3 3 1 होगा। जो पीक इस तरीके से स्प्लिट होगी, ठीक है। इस तरीके से पीक की जो रेशियो होगी, स्प्लिटिंग होगी, 1 3 3 1 के रेशियो में होगी। तो ये हमें पास्कल ट्रायंगल से पता चल गया कि पीक किस तरीके से स्प्लिट होगी, कैसे होगी, पीक की हाइट क्या होगी, ये आइडिया हमें इससे हो गया। चलिए हम आगे समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि 1H और ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, तो इसका 1H के रिस्पेक्ट में 1H का पीक क्या आएगा, तो 2Ni+1 इसका होता है। इससे आप देखेंगे तो I की वैल्यू 1 है,
तो 2 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 इंटू 1 प्लस 1, एन न्यूक्लियर नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं 1 हो गया, उसकी आई की वैल्यू 1 होती है। इसका आएगा ट्रिपलेट आएगा, ओ रेशियो 1 1:1:1 इस तरीके से आएगा। और सब जो पीक की हाइट होगी ये इस तरीके से होगी, सभी इक्वल हाइट के पीक होंगे। ये आएगा इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन 1H प्रोटॉन का पीक आएगा ड्यूटेरियम के रिस्पेक्ट में, इस तरीके से आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं। तो इस सेशन 1 में हमने जो कवर किया वो इस तरीके से था। फिर हम डे 2 में आगे समझेंगे। तो डे 1 में हमने क्या क्या आज टॉपिक कवर किया। हमने आज जो कवर किया वो था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होते हैं, इसका इंपॉर्टेंस एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो मैंने आपको बताया। इसका एप्लीकेशन क्या है रिसर्च और इंडस्ट्री में क्या है, उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एनएमआर होते हैं, हमने 1s13c एनएमआर बताया और इनऑर्गेनिक एनएमआर बताया। फिर हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए केमिकल से डेल्टा वैल्यू क्या होती है, सील्डिंग डी सील्डिंग क्या होती है, 0 to 12 में ये जो वैल्यू होती है एनएमआर का ग्राफ होता है, इसको हमने समझाया। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जैसे हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे फैक्टर्स हमने समझा कि डे 1 में ये सारी चीजें आज हमने कवर किया। डे 2 में जो आपके साथ मैं कवर करने वाला, जो अगले डे के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो 30 मिनट का एक सेशन होगा जिसमें इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्वेंट सिलेक्शन कैसे होगा, स्प्लिटिंग पैटर्न को हम समझेंगे, और एनएमआर डेटा इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स क्या होते हैं इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके कोई डाउट्स होंगे, कुछ होंगे तो आप आसानी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम डे 2 के वीडियोज अगले दिन इसको अपलोड कर देंगे।